आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारत के उस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा मास्टर प्लान है जो एक बिल्कुल शांत अछूते आइलैंड को दुनिया के सबसे बड़े समुद्री और व्यापारिक हब में बदलने का विजन रखता है। सच कहें तो ये आने वाले समय के लिए एक बेहतरीन टेस्ट केस बनने वाला है कि क्या हम बड़े पैमाने के विकास और पर्यावरण के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना सकते हैं। इस मल्टी बिलियन डॉलर मास्टर प्लान को सही से समझने के लिए आइए इस पूरी चर्चा को इन 5 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला, भारत का नया स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम हब। दूसरा, इसके 4 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर्स। तीसरा, पर्यावरण की सुरक्षा। चौथा, यहाँ के मूल जनजातीय समुदायों की रक्षा। और पांचवा, इस प्रोजेक्ट का फेज वाइज एग्जीक्यूशन और रिस्क। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, भारत का रणनीतिक समुद्री हब। आखिर इतने विशाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, अभी ग्राउंड रियलिटी ये है कि भारत को अपना बड़ा कार्गो बाहर भेजने के लिए कोलंबो और सिंगापुर जैसे विदेशी पोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे हर साल भारी रेवेन्यू का नुकसान होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे ज्यादातर डोमेस्टिक पोर्ट्स पर बड़े जहाजों के लिए जरूरी 15 मीटर गहरे पानी की बर्थ है ही नहीं। लेकिन गैलाथिया बे साइड की बात ही अलग है। यहाँ प्राकृतिक रूप से 20 मीटर गहरा पानी मिलता है, जो इन बड़े जहाजों के लिए एकदम परफेक्ट है। और लोकेशन की तो बात ही क्या करनी, ये जगह मुख्य ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर से सिर्फ और सिर्फ 40 समुद्री मील दूर है। मतलब दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग के बिल्कुल सेंटर में, एकदम सटीक निशाना। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 4 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर्स। इस चुनौती का जो समाधान निकाला गया है ना, उसका स्केल वाकई हैरान करने वाला है। इस प्लान में 4 अलग अलग मेगा प्रोजेक्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, एक बिल्कुल नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, काम करने वाले लोगों को सपोर्ट करने के लिए 16,610 हेक्टेयर में फैली एक पूरी नई टाउनशिप बसेगी, और इन सबको पावर देने के लिए एक हाइब्रिड गैस सोलर पावर प्लांट होगा। सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर बसने वाला है। कैपेसिटी का नंबर सुनकर तो कोई भी चौंक जाए। अकेले इस नए कंटेनर टर्मिनल की क्षमता करीब 14.2 मिलियन TEU डिजाइन की गई है। आसान भाषा में कहें तो करोड़ों शिपिंग कंटेनर्स हैंडल करने की ताकत। ये बनने के बाद विदेशी पोर्ट्स पर हमारी निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ इस नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि शुरू में यहां से 1 मिलियन लोग ट्रैवल करेंगे, और आगे चलकर इसे हर साल 10 मिलियन, जी हां 1 करोड़ पैसेंजर्स तक ले जाया जाएगा। इससे न सिर्फ ट्रेड बढ़ेगा, बल्कि इस खूबसूरत आइलैंड के दरवाजे ग्लोबल टूरिज्म के लिए भी पूरी तरह खुल जाएंगे। लेकिन रुकिए, अब हम पहुंचते हैं तीसरे और सबसे अहम मुद्दे पर, पर्यावरण सुरक्षा और वानिकी। इतने बड़े डेवलपमेंट के बीच इस आइलैंड के नाजुक पर्यावरण का क्या होगा? आइए इस इकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को खोलकर देखते हैं। ऑफिशियल डेटा एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देता है। आइलैंड के टोटल फॉरेस्ट कवर का सिर्फ 1.82% हिस्सा ही इस प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। दूसरे शब्दों में 98% से ज्यादा जंगल बिल्कुल अछूता रहेगा। इस 1.82% एरिया में अधिकतम 7.11 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं, पर वो काम भी बहुत ही कंट्रोल्ड और फेज वाइज तरीके से होगा। इस प्रभाव को बैलेंस करने के लिए कई बहुत ही कड़े नियम बनाए गए हैं। हवा, पानी और समुद्री जीवों को बचाने के लिए 42 शर्तें रखी गई हैं, और लगभग 66 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को सख्ती से ग्रीन जोन घोषित किया जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात, क्योंकि इस आइलैंड का 75% हिस्सा पहले से ही जंगल है, इसलिए इसके बदले जो करीब 97 स्क्वायर किलोमीटर का कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन यानी नए पेड़ लगाने का काम होगा ना, वो यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से हजारों मील दूर हरियाणा में होगा। साथ ही इस पर नजर रखने के लिए 3 इंडिपेंडेंट कमिटीज भी बनाई गई हैं। जंगलों की बात तो हो गई, अब बढ़ते हैं चौथे पिलर की तरफ, स्वदेशी जनजातीय समुदायों की रक्षा करना। ये देखना सबसे जरूरी है कि विकास की इस रेस में यहाँ के मूल निवासियों का क्या होगा। ये आइलैंड सदियों से शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों का घर रहा है। शोम्पेन समुदाय के लगभग 237 लोग हैं जो मूल रूप से शिकार करते हैं, और निकोबारी के करीब 1094 लोग हैं जो तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने का काम करते हैं। गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि इन समुदायों के लिए 0 रिलोकेशन की पॉलिसी रहेगी, यानी इन्हें इनकी जगह से बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। अब जमीन का ये मैच सच में थोड़ा समझने वाला है। प्रोजेक्ट का करीब 84 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मौजूदा रिजर्व पर आ रहा था, लेकिन इसमें से 11 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पहले ही यूज हो रही थी, तो 73 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को डी नोटिफाई किया गया। लेकिन उसके तुरंत बाद लगभग 77 स्क्वायर किलोमीटर नई जमीन को रिजर्व के रूप में फिर से नोटिफाई कर दिया गया। सीमाओं को इस सावधानी से बदलने का फाइनल रिजल्ट क्या निकला?
अगर नेट देखें तो ऑफिशियली नोटिफाइड ट्राइबल रिजर्व एरिया में लगभग 3.9 स्क्वायर किलोमीटर जमीन उल्टा बढ़ ही गई। एक बेहतरीन विन विन सिचुएशन। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, फेज्ड एग्जीक्यूशन और रिस्क। इतने विशाल मास्टर प्लान को हकीकत में बदलने के लिए एक लंबी सोच और रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ऑफिशियल टाइमलाइन के हिसाब से ये पूरा काम 2025 से शुरू होकर 2047 तक 3 अलग अलग फेजेस में किया जाएगा। ये लंबा टाइम इसलिए रखा गया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जिन पर्यावरण और जनजातीय सुरक्षा उपायों की हमने अभी बात की, उन्हें भी बिना किसी जल्दबाजी के एकदम व्यवस्थित रूप से लागू किया जा सके। एक और बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि ये पूरा इलाका भूकंप, सुनामी और साइक्लोन्स के मामले में काफी सेंसिटिव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट प्लान तैयार किया गया है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा जो ऐसी किसी भी प्राकृतिक आपदा को आसानी से झेल सके। तो जैसे जैसे इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है, ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सच में दुनिया के सामने ये साबित कर पाएगा कि देश की आर्थिक महत्वाकांक्षा और सख्त पर्यावरण संरक्षण दोनों को एक साथ बिना किसी समझौते के साधा जा सकता है? आइए मिलकर इस सवाल पर थोड़ा विचार करते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह नई चीजें सीखते रहिए।